ये सांसद वरिष्ठ सहयोगी श्री गोपाल ठाकुर जी, हमारे हायाघाट के प्रत्याशी और पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री रामचंद्र प्रसाद जी, हमारे बेनीपुर के जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी श्री विनय कुमार चौधरी जी, जिन्हें अजय चौधरी जी के नाम से भी हम जानते हैं, श्री जीबत साहनी जी, जिला के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, श्रीमती धर्मशिला गुप्ता जी, प्रदेश की महामंत्री भारतीय जनता पार्टी, श्री अजीत चौधरी जी, जिला के कार्यकारी अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड, हमारे सभी वरिष्ठ सहयोगी मित्र साथीगण। सबसे पहले तो राजा जनक, मां सीता और कविराज विद्यापति के ई पावन मिथिला भूमि पर नमन करी छी। ज्ञान, धान, पान, मखान स समृद्धि गौरवशाली धरती पर अपन सबके अभिनंदन करी छी। मित्रों, चुनाव की इस वेला में जब मैं रामचंद्र प्रसाद जी का नाम ले रहा था और जब विनय चौधरी जी का नाम लिया गया, तो जिस गड़गड़ाहट से आपने ताली बजाई, उसने तय कर दिया है कि आपने तय कर दिया है कि दोनों ही प्रत्याशियों को, ये तालियां इस बात का गवाह है, ये प्यार इस बात का गवाह है कि आपने तय कर लिया है कि आने वाले चुनाव में 7 तारीख को आप दोनों को, विनय जी को भी और रामचंद्र जी को भी, आप भारी मतों से भेजेंगे पटना विधानसभा में। मित्रों, ये चुनाव सिर्फ प्रत्याशी का ही नहीं है, ये चुनाव बिहार के भविष्य का है। हम कैसा बिहार देखना चाह रहे हैं, हम बिहार को कहां ले जाना चाह रहे हैं। जैसा कि नंद किशोर जी ने कहा कि एक तरफ विकास करने वाले लोग हैं और एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने बिहार को विनाश की ओर पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वो लोग हैं। और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आप बीती बता रहा हूं। आज से 15 साल पहले चुनाव होता था तो क्या बोलते थे? बोलते थे हम भैंस के पिठिया पर बैठ के चराने जाते थे। हम चुनाव में 15 साल पहले क्या बोलते थे? तेल पिलावन और लाठी भाजन। करते थे कि नहीं करते थे? हां या ना? पीछे के लोगों से सुनना चाहता हूं, कहते थे कि नहीं? ये लालू जी ने लाठी भांजन रैली बुलाई थी कि नहीं बुलाई थी? आज ये बोलते हैं हम कानून का राज लाएंगे। जब कानून का राज था तो लाठी, तेल पिलावन और लठिया भांजन, तब लाठी भांजते थे। आज ये विकास की बात कहने लगे हैं। मित्रों, ये विकास की बात नहीं कह रहे, ये मोदी जी ने विकास का ऐसा मंत्र दिया है, भारत की राजनीति में नई संस्कृति लेके आए, नया चाल चरित्र लेकर के आए कि अब मजबूरी में इनको भी विकास की बात करनी पड़ रही है, अन्यथा यह विनाश की ओर जाने वाले लोग हैं। कहते हैं हम 10 लाख नौकरी देंगे। अरे पहले बिहार की जनता को यह बताओ कि तुम्हारे बाबूजी के राज में 25 लाख लोग यहां से पलायन कर गए, ओकर जवाब के दिए छे? कौन देगा उसका जवाब? और लालू जी क्या कहते थे कि हमारा बिहार का आदमी अंगोछा पहन के जाता है और गंजी लगा के जाता है और पैंट सूट पहन के आता है। इसमें आपकी क्या इज्जत थी? आपने तो बिहार को नीचा किया ये कह के कि अंगोछा लगाता है और गंजी पहन के जाता है और पैंट सूट पहन के आता है। अरे वो तो बिहारियों की ताकत थी कि वो बाहर जाकर के इज्जत कमा करके आए और 2 वक्त की रोटी का इंतजाम किया। ऐसे में अब चुनाव हम लड़ रहे हैं और इन लोगों को समझाने की जरूरत पड़ रही है। ये कह रहे हैं 10 लाख नौकरी देंगे। आप बताइए
इनको आपने, तेजस्वी यादव जंगल राज के युवराज को आपने विधायक बना करके भेजा था कि नहीं भेजा था? आपने इनको विपक्ष का नेता भेजा था कि नहीं भेजा था? नंदू जी आप बताइए। नंदू जी, पिछले साल सारा साल बजट का सत्र निकल गया और तेजस्वी यादव गायब रहा, वो नहीं आया, ये उसने बिहार की इज्जत ली है, ये बिहार के साथ धोखा दिया है। आइए अब नौकरी देंगे, विधानसभा में जब नहीं करेंगे, अब नौकरी देंगे। क्या करेंगे? जो आदमी 1 साल तक गायब रहा, विधानसभा में नहीं आया। आप बताओ, कोरोना जब आया तो तेजस्वी यादव कहां था? कहां था? घर में नहीं, दिल्ली, बिहार की धरती पर नहीं थे। आज आकर के बात कर रहे हैं। मित्रों, अपने अच्छे लोगों को पहचानो, उनको पहचानो जो आपके गांव द्वार में घूम घूम कर मास्क बांटा, सैनिटाइजर बांटा, भोजन का व्यवस्था की, और मोदी जी ने 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल और 1 किलो दाल देकर के छठ तक का इंतजाम किया। आज ये घड़ियाली आंसू बहाने के लिए आए हैं। मित्रों, मैं अपना रिपोर्ट कार्ड रखने आया हूं आपको। पिछले 5 साल में मोदी जी ने 1,25,000 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए कहा था कि नहीं कहा था? लोग चुनाव में बोल करके भुला देते हैं, और मैं आपको 5 साल बाद याद दिलाने आया हूं, इसलिए कि मेरा नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने 1,25,000 नहीं, 1,45,000 करोड़ रुपए खर्च करके दिया है। यह हम आपको बताने आए हैं। 400 करोड़ रुपए खर्च किया, हमारे 3,094 करोड़ रुपए खर्च किया किसानों पर, शिक्षा पर खर्च किया 1,000 करोड़ रुपए, स्किल डेवलपमेंट पर खर्च किया 1,550 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य पर खर्च किया 600 करोड़ रुपए। और स्वास्थ्य में जो 600 करोड़ रुपए खर्च किया ना, उसमें दरभंगा का मेडिकल, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नहीं है, उसके लिए मोदी जी ने 1,300 करोड़ रुपए अलग से दिए हैं, ये बात ध्यान में रखने के लिए। अब 500 करोड़ रुपए दिया दरभंगा के अस्पताल के लिए, 500 बेड के लिए, और ये रोड बनाने के लिए 13,000 करोड़ रुपए, ये हाईवे बनाने के लिए 54,000 करोड़ रुपए, ये रेलवे के लिए। आप बताओ, ये दरभंगा से नरकटियागंज का सेक्शन का डबल लेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और ये दरभंगा से जो डबल लाइन इलेक्ट्रिफिकेशन, उसका काम जयनगर तक का हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो गया है। 13,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ। डिजिटल बिहार के लिए 450 करोड़ रुपए खर्च हुआ, और पेट्रोलियम में बरौनी में फिर से फैक्ट्री को जीवित करने के लिए 21,476 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। मित्रों, ये सारी कहानी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रिपोर्ट कार्ड रखने का ताकत रखते हैं, और मोदी जी वो नेता हैं जो कहते हैं वो करके देते हैं। इस बात को हमको समझना चाहिए। अब ये कोरोना आया, आप देखिए अमेरिका का चुनाव का नतीजा आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को लोगों ने कोरोना के चलते घेरा कि नहीं घेरा? वो लड़खड़ाया कि नहीं लड़खड़ाया? लेकिन मोदी जी ने कोरोना में 130 करोड़ की जनता को समय पर फैसला लेकर के, लॉकडाउन लगा करके समय पर फैसला लेकर के 130 करोड़ की जनता को बचा लिया। इस बात को हमको समझना चाहिए। और जब मैं ये कह रहा हूं तो मैं इस बात को भी आपके सामने कहना चाहता हूं कि जिस दिन लॉकडाउन लगा था, उस दिन हमारे पास कोरोना को टेस्ट करने के लिए एक लेबोरेटरी थी, सिर्फ एक। और लॉकडाउन लगा करके प्रधानमंत्री जी ने 1,650 टेस्टिंग लेबोरेटरी खड़ी कर दी। 1,650 टेस्टिंग लेबोरेटरी। जिस दिन लॉकडाउन लगा था, उस दिन हम सारे दिन में 1,500 टेस्ट कर पाते थे, 1,500 पेशेंट का टेस्ट कर पाते थे। आज 15 लाख टेस्टिंग प्रतिदिन हो रही है। यह ताकत पैदा करती है। उस दिन एक भी हॉस्पिटल कोरोना से लड़ने के लिए नहीं था। आज 1,650 हॉस्पिटल हैं और 4.5 लाख बेड हैं। उस समय एक भी वेंटिलेटर भारत नहीं बनाता था। आज भारत ने 3 लाख वेंटिलेटर बनाए हैं। उस समय पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, पीपीई किट
जो आजकल लोग हवाई जहाज में भी पहन करके जाते हैं, ये पीपीई किट एक भी भारत में नहीं बनता था, एक भी भारत में नहीं बनता था। आज 4.5 लाख प्रतिदिन पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट बन रहा है। यह है मोदी जी का नेतृत्व। इतना ही नहीं, 150 देशों को कोरोना की दवाई पैरासीटामोल और HCQ पहुंचाने का काम किया है, तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है, यह हमको समझना चाहिए। मित्रों, 80 करोड़ की जनता को राशन देने का काम किया। 20 करोड़ बहनों के खाते में 500-500 रुपए पहुंचाए कि नहीं पहुंचाए? बहनें बताए पहुंचाए कि नहीं पहुंचाए? ये जब मोदी जी जनधन खाता खोल रहे थे तो सब लोगों ने कहा कि मोदी जी क्या बोल रहे हैं, लाल किला के प्राचीर से खड़े होकर के खाता खुलवा रहे हैं। अरे मित्रों, ये वही खाता है जनधन खाता जो लॉकडाउन के समय में न पोस्टमैन, न पोस्ट ऑफिस, न मनी ऑर्डर, सीधे बहन के खाते में 20 करोड़ बहनों के खाते में 1500 रुपए पहुंचाया गया। हमारे दिव्यांग भाई, हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं, हमारी विधवा बहनें, इनके खाते में 1,000 रुपए पहुंचाया गया। 8 करोड़ बहनों को मुफ्त में 3 महीने के लिए गैस का सिलेंडर पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में 1,75,000 करोड़ रुपए पहुंचाए। और नीतीश बाबू ने 1,42,00,000 जो राशन होल्डर थे उनको 1,000 रुपए पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? ये काम किसने किया? ये एनडीए की सरकार ने किया। आत्मनिर्भर भारत, मित्रों, दरभंगा की तस्वीर बदलने वाला है ये आत्मनिर्भर भारत। मिथिला की तस्वीर बदलने वाला है ये आत्मनिर्भर भारत। आप मखान है कि नहीं यहां मिथिला में? देश का 80% मखाना बिहार में होता है और उसमें भी 90% ये 6 जिलों में होता है, मिथिलांचल के 6 जिलों में। मित्रों, इसकी फैक्ट्री लगेगी, यानी इसमें हम और कैसे वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, कैसे हम इसकी ब्रांडिंग कर सकते हैं। और मिथिला नौकरी नहीं मांगेगा, मिथिला नौकरी देने वाला बनेगा। यह परिस्थिति आकर के खड़ी होगी। ये मिथिला की पेंटिंग, ये मिथिला की पेंटिंग, ये वर्ल्ड ब्रांडिंग है, मिथिला पेंटिंग के नाम से जानी जाती है। मोदी जी ने इसको समझा है। विदेश से कोई आता है तो उसको जब कोई गिफ्ट देते हैं या उसको कोई कुछ देते हैं तो मिथिला की पेंटिंग की चीज बनी हुई दी जाती है। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, वर्ल्ड ब्रांडिंग की जा रही है और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आत्मनिर्भर भारत में 1,00,000 करोड़ रुपए मोदी जी खर्च कर रहे हैं। आप बनाएंगे, गोपाल ठाकुर जी बनाएंगे, नंदकिशोर यादव जी बनाएंगे, हमारे विनय जी बनाएंगे, हमारे रामचंद्र प्रसाद जी बनाएंगे, फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन। आप संगठन बनाएंगे, आप तय करेंगे कि आपको गांव में क्या चाहिए। कोल्ड स्टोरेज चाहिए, मंडी तक जाने वाली सड़क चाहिए, कोई फैक्ट्री चाहिए। आप तय करेंगे कि आपके इलाके में क्या चाहिए। पैसा मोदी जी का होगा, खर्चा आप करेंगे। आत्मनिर्भर भारत में यह परिस्थिति आकर के खड़ी होगी। आप ये सब विकास चाहते हैं कि नहीं चाहते? आप चाहते हैं कि नहीं चाहते विकास? चाहते हैं तो इन सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। मित्रों, बिहार की तस्वीर की बात करूं, उजाला योजना में देश में 37 करोड़ एलईडी बल्ब बांटे गए और बिहार में 1,95,00,000 एलईडी बल्ब बांटे गए। 1,95,00,000। ये लालटेन युग से निकाल करके एलईडी युग पर ले जाने का काम मोदी जी ने किया है, इसको समझना चाहिए। यहां ढिबरी जलता था, ढिबरी। ठीक बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? हम ढिबरी शब्द जानते हैं ना, तो ढिबरी जलता था। मोदी जी ने 18,000 गांव में बिजली पहुंचाई है और ये सौभाग्य योजना में 32 लाख घरों में बिजली पहुंचाई है मोदी जी ने। बिहार में 32 लाख और सारे देश में 2 करोड़ 6 लाख रुपए 60 लाख लोगों को बिजली पहुंचाई है, घर में बिजली दी है। ये हम आपको बताना चाहते हैं। मुझे यहां का नहीं मालूम, लेकिन हमारे पहाड़ में जब कोई बिजली घर के लिए मांगने जाता था तो इंजीनियर बोलता था, ए तार है तुम्हारे पास? बोले नहीं, तो खरीद के लाओ। तो गरीब आदमी बोलता था, हजूर हम नहीं खरीद पाएंगे। तो कहते थे अच्छा ठीक है,
आधा तुम खरीदो, आधा हम सरकार से देंगे। और क्या बोलते थे, गांव वालों को बोलते थे कि गांव वाले आ जाना और कंधा पर खंबा लेकर के चले जाना और गांव में रख देना तो हम बिजली लगाएंगे। ये सच्चाई है कि नहीं है? मैं गांव की सही बात बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? सौभाग्य योजना में मोदी जी ने कहा घर तक मुफ्त बिजली पहुंचाना मेरा काम है, और जूनियर इंजीनियर घर घर दौड़ा कि अब बिजली कहां लगानी है बताओ, मोदी जी को रिपोर्ट करना है शाम तक। और तब जाकर के 2,60,00,000 लोगों के घर में बिजली आई है। इसलिए मित्रों, जब मैं देश के विकास की बात करता हूं तो मैं आंकड़ों के साथ बात करता हूं, हवा में बात नहीं करता हूं, मैं सच्चाई रखता हूं। आप बताइए, यहां से लोग कार सेवक के रूप में अयोध्या गए थे कि नहीं गए थे? गए थे कि नहीं गए थे? मेरे से पत्रकार पूछते हैं कि राम जन्मभूमि की बात क्यों करते हो? मैंने कहा भैया, सीता माता की जगह, जननी की जगह यहां के लोगों से राम जन्मभूमि की बात नहीं करेंगे तो और काहे का बात करेंगे? और कांग्रेस पार्टी क्या कर रही थी? कांग्रेस पार्टी अटकाना, लटकाना, भटकाना। कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में बतौर कांग्रेस का वकील खड़ा होकर बोलता है राम जन्मभूमि का फैसला मत करिए, करेंगे तो बीजेपी को फायदा हो जाएगा। अरे करोड़ों की आस्था वाली राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनकी जन्मभूमि, रामलला की जन्मभूमि, करोड़ों लोग चाहते थे कि वहां अयोध्या में राम मंदिर बने। आपने मोदी जी को चुनाव जिताया, गोपाल ठाकुर को भेजा, इन्होंने अपनी उंगली से वहां बटन दबाया और उस सरकार के द्वारा डे टू डे, दिन प्रतिदिन सुनवाई होकर के ध्वनि मत से, एक मत से सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि का फैसला कर दिया। अब भव्य राम मंदिर वहां बन रहा है। और फिर हम सब लोग यहां पर नारा लगाते थे कि नहीं लगाते थे? एक देश में दो निशान, दो विधान, दो संविधान नहीं चलेगा। यहां से लोग लाल चौक गए थे कि नहीं गए थे? एकता यात्रा में गए थे कि नहीं गए थे? झंडा फहराया था कि नहीं फहराया था? मुरली मनोहर जोशी जी के साथ और नरेंद्र मोदी जी के साथ आपने सरकार बनाई, आपने अपनी उंगली से कमल का निशान दबाया, आपने जदयू का उंगली से दबाया, और इन लोगों ने, गोपाल ठाकुर जी ने और बाकी लोगों ने मिलके 6 अगस्त 2019 को अपनी उंगली से पार्लियामेंट में बटन दबाकर धारा 370 को धाराशाही कर दिया। ये हम लोगों ने कर दिया। इसलिए मित्रों, जब हम इन सारी बातों को रखते हैं तो हम लोगों को यह बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार जो कहती है मोदी जी के नेतृत्व में उसको करके देती है, यह हम आपको बताना चाहते हैं। मित्रों, अब आप इनकी बात ले लीजिए जो हमारे चुनाव में लोग खड़े हुए हैं। क्या है ये? क्या ये सच्चाई नहीं है कि 15 साल पहले 5 बजे के बाद शाम को निकलना मुश्किल होता था? सच्चाई है कि नहीं है? अब ये बोलते हैं कि तुम 15 साल पहले क्यों याद दिला रहे हो? मैं इसलिए याद दिला रहा हूं कि रस्सी जल गई, ऐंठन नहीं गई है, बल नहीं गया है, अभी भी वही है। कोई डॉक्टर, यहां अपहरण उद्योग, डॉक्टर डॉक्टरी नहीं कर सकता था, इंजीनियर सड़क नहीं बना सकता था, ठेकेदार ठेकेदारी नहीं कर सकता था। क्या था? रंगदारी, रंगबाजी, लूट खसोट, यही था उस समय। आपको शहाबुद्दीन याद है ना? शहाबुद्दीन याद है? पीछे वालों को याद है? लालू के राज में जेल से छूट गया और नीतीश बाबू के राज में फिर अंदर चला गया। आज का डीजीपी, इसको शहाबुद्दीन ने 30 किलोमीटर तक दौड़ाया था, थाने में जाकर के इसने शर्म ली थी और इसको गोली लगी थी। कहां पहुंचा दिया था कानून तुमने? बिहार की जनता से माफी मांगो, और राष्ट्रीय जनता दल अराजक दल हो गए, अराजकता फैलाई। बिहार की जनता से माफी मांगनी पड़ेगी आपको जो आपने कारनामे किए हैं। आप बताइए, गोपालगंज का डीएम कृष्णैया दलित डीएम था, लोग भूल जाते हैं, मैं याद दिलाने आता हूं। दलित डीएम था,
गाड़ी से घसीट के जान ले ली थी उसकी। लालू जी मुख्यमंत्री होते थे। ये अराजक पार्टी और किससे मिल गई? माले से, जिसका विचार ही विध्वंस का है। बोलो पिपरा कांड हुआ था कि नहीं हुआ था? बोलो इछरी कांड हुआ था कि नहीं हुआ था? ये मिल गए। अब पता नहीं कौन किसके गोदी में बैठा है, युवराज बैठा है माले के गोदी में या माले बैठा है अराजक पार्टी के गोदी में। और इन पे और जुड़ गए वो राहुल गांधी बाबू, कांग्रेस पार्टी, जिसको ये पता ही नहीं चलता कि वह मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लग गए। पाकिस्तान राहुल गांधी की दलील को लेकर के संयुक्त राष्ट्र में जाता है धारा 370 के खिलाफ बोलने। ये है हमारे राष्ट्रभक्त। ये शशि थरूर लाहौर के मंच पर भारत को गाली देता है और पाकिस्तान की तारीफ करता है। ये मणिशंकर अय्यर ये लाहौर में जाकर के बोलता है कि मोदी जी को हटाओ, भारत में मोदी जी को हटाने के लिए पाकिस्तान को बोलता है। क्या हालत हो गई है, क्या स्थिति ला करके खड़ी हुई है। पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम बोलता है मैं धारा 370 समाप्त कर दूंगा। धारा 370 समाप्त होगी? मित्रों, देश को एक देश में एक निशान, एक विधान, एक प्रधान, एक संविधान, ये मोदी जी ने करके दिखाया है। इसको हमको समझ करके रखना पड़ेगा। इसलिए मित्रों, लालटेन युग से निकलकर एलईडी युग, लालटेन युग से निकलकर एलईडी युग की तरफ हम जा रहे हैं। बाहुबली से निकल करके विकास बल की ओर जा रहे हैं। लूट राज से निकल करके डीबीटी पर जा रहे हैं, जो खाता में सीधे बहनों के पैसा पहुंच रहा है, यह व्यवस्था कर रहे हैं। मित्रों, अब स्वामित्व योजना लेकर के मोदी जी आए हैं। अब कोई झगड़ा नहीं होगा। सैटेलाइट से सबके मकान की तस्वीर खींची जाएगी, किसका घर कितना इंच, कितना फीट, कितना चौड़ा, कितना बड़ा, और वो उसको कार्ड मिलेगा और वो कार्ड उसका प्रमाण हो जाएगा कि आपकी प्रॉपर्टी का अधिकार ये है। बैंक भी आपको लोन उसी प्रॉपर्टी के आधार पर देगा, उस कार्ड के आधार पर। कहां पहुंच गया भारत मोदी जी के नेतृत्व। मुझे स्वास्थ्य मंत्री बनने का मौका मिला। अरे गौरव से कहता हूं मैं, मोदी जी ने आयुष्मान भारत शुरू किया। 12 करोड़ 74 लाख परिवार, यानी 55 करोड़ लोग। 55 करोड़ का मतलब हो गया सारा अमेरिका, सारा कनाडा और सारा मेक्सिको। ये सारी जनसंख्या मिला लो तो भारत का आयुष्मान भारत बनता है, ये समझना चाहिए। और कौन है आयुष्मान भारत में? रेड़ी वाला, फेड़ी वाला, रिक्शा वाला, चाय वाला, ठेला वाला, गरीब। गंभीर बीमारियों 2227 गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए सालाना 5 लाख रुपए का इंतजाम मोदी जी ने करके दिया है। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। और लगभग 1.25 करोड़ की जनता ने इसका लाभ उठा लिया। 15,500 करोड़ रुपए खर्च हो गए। यह हमारा आयुष्मान भारत, जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए और जिसकी बातों को हमको समझ करके ध्यान में रख करके आगे बढ़ना चाहिए। आप बताइए, यहां दरभंगा की बात करो, आप बोलोगे कि कहां की बात करो, मैं दरभंगा की बात करता हूं। आप बताइए, एम्स मिला कि नहीं मिला? गोपाल जी पहुंच गया एम्स? मोदी जी ने कैबिनेट में फैसला करके दिया 1350 करोड़ रुपए का। 1350 करोड़ रुपए तो खर्च होंगे एक बार में। सालाना 500 करोड़ रुपए खर्च होगा, हर साल 500 करोड़ रुपए खर्च होगा। अब आने वाले 5-7 साल में आपको पटना, दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। आपका इलाज सबका ही हो। वैसे भगवान करे सब स्वस्थ रहें, लेकिन फिर भी इलाज की जरूरत पड़ेगी तो इलाज होगा। आप बताइए, दरभंगा जयनगर का काम हो गया कि नहीं हो गया? आप बताइए, दरभंगा नरकटियागंज सेक्शन का काम हो गया कि नहीं हो गया? आप बताइए, अंत्योदय एक्सप्रेस दरभंगा से काशी चल पड़ी कि नहीं? आप बताइए, दरभंगा का समस्तीपुर तक डबल लेन का काम चल पड़ा कि नहीं चल पड़ा? 1612 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। उसी तरीके से यही दरभंगा शहर में 6 फ्लाईओवर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? मित्रों, विकास की एक नई कहानी लिखी जा रही है। और यहां ये जो पोखर है, यहां मछली पालन का, मत्स्य का काम होगा। 172 करोड़ रुपए मोदी जी ने मत्स्य पालन के लिए बिहार को दिया है। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि हमारी
इस यात्रा को आगे ले जाने वाले रामचंद्र प्रसाद जी, इस यात्रा को आगे ले जाने वाले हमारे अजय विनय चौधरी जी, इनको भरपूर समर्थन आपका मिलना चाहिए। और जनता दल यूनाइटेड, हम पार्टी और वीआईपी पार्टी और बीजेपी चारों के कैंडिडेट को जिता करके हमको भेजना है, इस बात को लेकर के हम चले, ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। मैं ये जानता हूं कि आपका वोट हमको मिलेगा, लेकिन मैं सिर्फ आपका वोट लेने नहीं आया हूं। आपके गांव का, आपके रिश्तेदारों का, आपके भाइयों का, आपके बहनों का, आपके चाचा का, आपके ताए का, सबको समझाइए कि बिहार को विकास की ओर ले जाना है तो एनडीए के साथ देना होगा और आगे कहानी बढ़ानी पड़ेगी। ये हमको काम करना पड़ेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इन सारी बातों को समझते हुए, बिहार की जनता बड़ी जागरूक है, सब बात जानती है। हाथी के दांत दिखाने का और है, खाने के और है। ये किस पर सही उतरता है? ये उतरता है राजद पर, ये उतरता है माले पर, ये उतरता है कांग्रेस पार्टी पर। सब कोई, ये सारे युवराज आजकल इकट्ठे हो गए, सारे युवराज बेरोजगार हो गए सब। बोलते बहुत दुख की बात है। मैं कहता कोई दुख की बात नहीं। दुख तो ये है कि आप सत्ता से बाहर हो, ये आपका दुख का कारण है। आपको लोगों ने घर बैठा दिया। आप बोलो तेजस्वी पिछले साल नहीं आया विधानसभा में, ऐसे आदमी को काम दोगे या आराम दोगे? काम दोगे या आराम दोगे? इनको आराम दो और हमारे प्रत्याशियों को काम दो, ताकि हम काम करते हुए आगे बढ़ें। ये मेरा आपसे निवेदन है। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर आएंगे, जब आपका दरभंगा का एम्स बनेगा तब भी आएंगे, जब अस्पताल बनेगा तब भी आएंगे। और गोपाल बाबू जी से हमारा बड़ा संबंध है। गोपाल बाबू से हमारा बहुत गहरा संबंध है। इनका फोन आता है तो हम समझ जाते हैं गोपाल बाबू कोनो काम तो जरूर आया है। या तो सड़क है या अस्पताल है, ये कुछ ना कुछ तो है ही है। गोपाल बाबू दिन रात आपके लिए काम करते हैं, ये आपको मैं बताना चाहता हूं। ये आपको, और मुझे पूरा विश्वास है कि नंदू जी के साथ हमारे जो दोनों प्रत्याशी हैं, अगले 5 साल पूरी ताकत के साथ काम करेंगे।